नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं श्री शिव साई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट का संस्थापक विष्णु सारस्वत आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको ज्योमेट्री का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक त्रिभुजों की सर्वांग समता पढ़ाऊंगा, वो भी सबसे आसान ट्रिक के साथ, जो कि हर एक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पहले ज्योमेट्री के 2 वीडियो बन चुके हैं, जिसने ना देखा हो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, उसको वहां लिंक मिल जाएगा। आप एक बार ज़रूर देखना, जिससे आप सभी का एग्ज़ाम क्लियर हो सके। तो आइए शुरुआत करते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक है सर्वांग समता, वो भी किसकी? त्रिभुज की। त्रिभुजों की सर्वांग समता हम पढ़ रहे हैं। तो आइए सर्वांग सम को हम टुकड़ों में बांट देते हैं। तो सर्व निकला, अंग निकला और इसमें से सम निकला, यानी सर्व अंग सम। सर्व मतलब होता है सभी, अंग मतलब अंग, सम मतलब क्या होता है? समान। यानी जिसके सभी अंग समान हो वो क्या कहलाएगा? सर्वांग सम कहलाएगा। और सर्वांग सम हमेशा दो त्रिभुजों की तुलना करने पर निकलेगा। यानी एक त्रिभुज से हम बता नहीं सकते कि वो सर्वांग सम है या नहीं है। तो क्या होना चाहिए? 2 त्रिभुज होने चाहिए, फिर उनकी क्या करेंगे? तुलना करेंगे, उससे पता चलेगा कि सर्वांग सम है या नहीं है। सबसे पहला आइए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट त्रिभुज की भुजाएं, जो पहले त्रिभुज की भुजाएं होंगी वो सेकंड त्रिभुज की भुजाओं के क्या होंगी? बराबर होंगी। और माध्यिकाएं क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी। और ऊंचाइयां भी क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी। और कोण भी क्या होंगे? संगत कोण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। संगत क्षेत्रफल क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। और परिमाप भी क्या होगा? बराबर होगा। ये सभी क्या होंगे? सर्वांग सम में बराबर होंगे। अब आइए देखते हैं सर्वांग सम का चिन्ह। तो सर्वांग सम का चिन्ह कैसे होता है? सर्वांग सम का चिन्ह ऐसे होता है। तो बहुत आसान है, ये चिन्ह किसका है? सर्वांग सम का है। अब आइए पढ़ते हैं आगे। तो इसकी परिभाषा क्या कहती है? जब दो त्रिभुज की सारी भुजाओं एवं कोणों का मान समान हो तो वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। जब ऐसा होता है तो एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज पर अध्यारोपित करने पर पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूर्णतया क्या कर लेता है? ढक लेता है। यानी जब त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो एक त्रिभुज के ऊपर दूसरा त्रिभुज आप रख दीजिए, तो क्या होगा? पहला वाला त्रिभुज दूसरा वाला त्रिभुज क्या करेगा? ढक लेगा। यानी जिसको आप ऊपर रखेंगे वो नीचे वाले त्रिभुज को क्या करेगा? ढक लेगा। तो सर्वांग सम का मतलब होता है कि सभी अंग क्या हो? समान हो। अब आइए देखते हैं सर्वांग सम का चिन्ह क्या होता है। सर्वांग सम का चिन्ह ये होता है, अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इस तरह का साइन लिखेंगे सर्वांग सम दिखाने के लिए, या फिर इसको हम ऐसे लिखेंगे ABC सर्वांग सम है किसके? DEF के। तो बहुत आसान है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं कितने तरह के सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग सम कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के होते हैं। पहला होता है SSS, यानी साइड साइड साइड, या फिर इसको हिंदी में बोलेंगे भुजा 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 सर्वांग समता। दूसरा होता है SAS, इसको क्या बोलेंगे? साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। अगला क्या होता है? ASA, यानी एंगल साइड एंगल, यानी कोण भुजा कोण की सर्वांग समता। अगला क्या होता है? AAS, यानी एंगल एंगल और साइड, यानी कोण कोण और भुजा। अगला क्या होता है? RHS, यानी RHS क्या होगा? राइट एंगल होगा और हाइपोटेनिस साइड बराबर होंगी, यानी समकोण कर्ण और भुजा। तो बहुत आसान है। अब आइए देखते हैं इसको हम कैसे याद कर सकते हैं। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। तो ट्रिक ऐसे ही बनाएंगे, इसी को पढ़ के बनाएंगे। तो SSS है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? सा, यानी ससस। याद हो जाएगा आसानी से आपको। इससे S निकलेगा, इससे S निकलेगा, इससे S निकलेगा। अगला ये देखते हैं, ये फर्स्ट हो गया। आइए सेकंड देखते हैं। तो सेकंड क्या है? पढ़िए। S है, A है और S है, यानी सास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सास। आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद आइए देखते हैं थर्ड। थर्ड क्या है? ASA, यानी क्या हो जाएगा? आशा। क्या हो जाएगा? आशा। ये भी आसानी से याद हो जाएगा आपको। अगला क्या है? फोर्थ है AAS, यानी क्या हो जाएगा? आस। क्या हो जाएगा? आस। और फिफ्थ तो बहुत आसान है, क्या है ये?
RHS। तो ये पांचों आपको याद हो गए होंगे। पहला देखिए, पहला और पांचवा तो याद करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। आपको याद क्या करना है, दूसरा, तीसरा और चौथा याद करना है। तो दूसरा क्या है, दूसरा है सास है, तीसरा क्या है आशा है, और चौथा क्या है आस है। तो बहुत आसानी से याद हो गए होंगे आपको। अब आइए एक एक करके सभी को समझते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है SSS यानी साइड साइड साइड। तो देखिए साइड 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 है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों त्रिभुज की साइड साइड क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। यानी ये यानी एक इसमें हो गया तो एक इसमें, ये डबल हो गई तो ये भी बराबर होगी, और ये यानी संगत भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तब क्या होगा, त्रिभुज सर्वांगसम होगा। तो अब आइए देखते हैं AB किसके बराबर होगा, AB बराबर होगा किसके, DE के। AB बराबर किसके होगा, DE के। यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर। फिर BC बराबर होगा किसके, EF के। BC बराबर किसके होगा, BC बराबर किसके होगा, EF के। BC बराबर EF के होगा। फिर AC बराबर किसके होगा, DF के। AC बराबर किसके होगा, DF के। तो बहुत आसान है, जब भुजा 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 बराबर हो गई तो त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। यानी क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज DEF के। तो बहुत आसान है, यानी AB जो है, AB बराबर किसके होगी, DE के। फिर BC बराबर किसके होगी, EF के। और AC बराबर किसके होगी, DF के। तो बहुत आसान है, AB DE के बराबर हो गई, ये वाली भुजा बराबर होगी इसके, फिर ये वाली भुजा बराबर होगी इसके, और फिर ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आइए अगला देखते हैं। तो अगला है SAS। इसको याद करने का तरीका हमने क्या बताया था, सास करके आपको याद करना है। SAS से क्या होता है, साइड एंगल साइड, यानी भुजा फिर कोण और फिर भुजा। तो बहुत आसान है। अब आइए देखते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं। सबसे पहले ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी, और फिर ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, और फिर ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी। आपको एकदम सीक्वेंस में लेना है, यानी अगर आपने इसको ले लिया है तो आपको इसी को लेना है, और फिर इसी के साथ संगत में लेना है, अलग नहीं ले सकते। ऐसे लिया तो ऐसे ही लेना है, तभी क्या होंगे, संगत भुजाएं या फिर संगत कोण होंगे। और संगत भुजाएं संगत कोण ही क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तब आइए देखते हैं कौन किसके बराबर है। तो AB बराबर किसके हो गया, AB, ये AB है, AB बराबर किसके हो गया, DE के। AB बराबर किसके हो गया, DE के बराबर हो गया। अब आइए देखते हैं कोण कौन सा बराबर होगा। कोण A बराबर किसके हो गया, कोण D के। कोण A बराबर किसके हो गया, कोण D के बराबर हो गया। अब आइए अगला देखते हैं। तो अगला AC जो भुजा है वो बराबर किसके हो गए, DF के। AC भुजा बराबर हो गई किसके, DF के। तो क्या होना चाहिए, एक भुजा एक कोण और दूसरी भुजा, तीन बराबर होंगे, त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। यानी त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज DEF के। यानी त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा किसके, त्रिभुज DEF के। ये दूसरा नियम हो गया। अब आइए तीसरे नियम पे चलते हैं। तो तीसरा नियम क्या है, ASA यानी एंगल साइड और एंगल, या इसको कह सकते हैं कोण भुजा कोण। तो हमको सीक्वेंस से ही लेना है। तो आइए देखते हैं, हम लेते हैं इसमें। तो ये कोण हो गया, इस कोण के बराबर हो जाएगा, फिर ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी, और फिर ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो बहुत आसान है, आइए समझते हैं। सबसे पहले कोण B बराबर किसके हो जाएगा, कोण E के। कोण B बराबर किसके होगा, कोण E के बराबर हो जाएगा। फिर भुजा बराबर है AB बराबर किसके है, AB बराबर है DE के। यानी AB बराबर किसके हो जाएगा, DE के बराबर हो जाएगा। फिर आइए देखते हैं अगला कोण, कोण A बराबर किसके है, कोण D के। यानी कोण A बराबर किसके हो जाएगा, कोण D के। तो देखिए एक कोण हो गया, फिर भुजा हो गई, फिर कोण हो गया। यानी भुजा कोण भुजा से क्या होता है, त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा
त्रिभुज डी ई एफ के, डी ई और एफ के। बहुत आसान है। सबसे पहले एक कोण बराबर हो गया, दूसरी भुजा बराबर हो गया, तीसरा कोण बराबर हो गया। तो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए किससे? कोण भुजा कोण से। बहुत आसान है। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, समझ में भी आ गया होगा। तो अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एंगल, एंगल और साइड है, यानी ए ए एस है, यानी कोण, कोण और भुजा, यानी दो कोण लिए जाएंगे संगत में और फिर एक भुजा ली जाएगी। तो अब आइए समझते हैं इसको। सबसे पहले हमको क्या लेना है? कोण लेना है। तो ये कोण यानी कोण बी बराबर किसके हो गया? कोण ई के हो जाएगा। कोण बी बराबर किसके हो गया? कोण ई के हो जाएगा। फिर अगला कोण लेते हैं, तो कोण ए बराबर किसके हो जाएगा? कोण डी के हो जाएगा। कोण ए बराबर किसके हो जाएगा? कोण डी के हो जाएगा। फिर भुजा ए सी बराबर किसके हो जाएगी? डी एफ के हो जाएगी। तो कोण, कोण और भुजा से त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। अब आइए एक एक समझते हैं। तो कोण बी बराबर किसके है? कोण बी बराबर है कोण ई के। कोण बी बराबर है कोण ई के। और कोण ए बराबर किसके है? कोण ए बराबर किसके है? कोण डी के है। और भुजा ये लेते हैं, तो भुजा ए सी बराबर किसके है? भुजा डी एफ के। भुजा ए सी बराबर किसके है? भुजा डी एफ के। तो कोण, कोण और भुजा से त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। तो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज डी ई और एफ के, यानी त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा किसके? त्रिभुज डी ई एफ के। तो बहुत आसान है। एक चीज आपको याद रखनी है, सीक्वेंस में ही लेना है। यानी आप जो है अगर कोण ले रहे हो तो ये कोण और ये कोण लेना है, और जैसे भुजा ले रहे हो तो ये भुजा लेनी है। ये नहीं कि ये भुजा ले लिए और ये भुजा ले लिए, तो ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। यानी जो कोण होगा वही संगत कोण दूसरे त्रिभुज का। ये नहीं कि ये कोण ले रहे हो और इसमें ये कोण ले लिए, तब क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो आपको याद रखना है संगत भुजाएं लेनी है और संगत ही कोण लेना है। तो आइए अब अगला देखते हैं आरएचएस। आरएचएस में क्या होना चाहिए? त्रिभुज समकोण। सबसे पहले त्रिभुज समकोण होना चाहिए और कोई दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए। त्रिभुज क्या हो? समकोण हो, कोई दो भुजाएं क्या हो? बराबर हो। सबसे पहले आइए देखते हैं इसमें क्या है। कोण बी बराबर किसके है? कोण ई के है। और बी सी बराबर किसके है? ई एफ के है। और बी ए बराबर किसके है? ई डी के है। तो आइए देखते हैं, यानी क्या है? कोण बी बराबर किसके है? कोण ई के है। दोनों किसके बराबर हैं? 90 अंश के। दोनों कितने हैं? 90 अंश के हैं। अब आइए अगला देखते हैं। तो अगला है बी सी बराबर किसके है? ई एफ के। तो बी सी, भुजा बी सी बराबर किसके है? भुजा ई एफ के बराबर है। अगला क्या है? बी ए बराबर किसके है? ई डी के। बी ए बराबर किसके है? ई डी के बराबर है। तो बहुत आसान है। एक कोण हो गया, वो भी 90 अंश का हो गया। बाकी दो भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगे। तो त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा। यानी त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा किसके? त्रिभुज डी ई एफ के। अब आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं अच्छे से। तो आइए दोस्तों अब रिवीजन कर लेते हैं। हम पढ़ रहे थे त्रिभुज की सर्वांगसमता, यानी त्रिभुजों की सर्वांगसमता हम पढ़ रहे थे। सबसे पहले देखते हैं सर्वांगसम का अर्थ क्या होता है। सर्व अंग सम, यानी सभी अंग क्या हो? समान हो, तो क्या कहलाता है? सर्वांगसम कहलाता है। फर्स्ट त्रिभुज की भुजाएं सेकंड त्रिभुज की संगत भुजाओं के क्या होंगी? बराबर होंगी। या फर्स्ट त्रिभुज का कोण सेकंड त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर होगा। या फिर माध्यिका भी क्या होंगी? बराबर होंगी। ऊंचाइयां भी क्या होंगी? बराबर होंगी। क्षेत्रफल भी क्या होगा? बराबर होगा। परिमाप भी क्या होगा? बराबर होगा। अब आइए इसकी परिभाषा दोबारा देखते हैं। इसमें परिभाषा में क्या लिखा है? सबसे पहले तो सारी भुजाएं और कोणों का माप क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। और एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज पर रख दोगे तो क्या हो जाएगा? पूरा पूरा त्रिभुज वो पहले वाले त्रिभुज को दूसरा वाला त्रिभुज क्या करेगा? ढक लेगा। पूरा पूरा क्या करेगा? ढक लेगा। उसके बाद 5 तरह की सर्वांगसमताएं होती हैं। भुजा 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 से सर्वांगसमता, भुजा कोण भुजा से सर्वांगसमता, कोण भुजा कोण से सर्वांगसमता, कोण कोण भुजा से सर्वांगसमता, और समकोण त्रिभुज हो और दो भुजाएं क्या हो? आपस में बराबर हो, तब भी क्या होगा? त्रिभुज सर्वांगसम होगा। तो पहले वाले में क्या करना? देखो पहले वाले में हम बताए थे कि तीनों भुजाएं क्या होंगी? आपस में सर्वांगसम होंगी। यानी ये ए बी जो है किसके सब बराबर होगी?
ईडी के, फिर बीसी बराबर होगी किसके, ईएफ के, और एसी बराबर किसके होगी, डीएफ के। तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम, यानी त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम किसके हो जाएगा, त्रिभुज डीईएफ के। अगला क्या था, अगला था एसएएस यानी भुजा कोण भुजा। तो सबसे पहले भुजा लेना है, तो भुजा ले लिए, दोनों भुजाएं बराबर होंगी, फिर कोण बराबर होगा, यानी ये कोण इस कोण के बराबर होगा, फिर भुजा, तो क्या हो जाएंगे, त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, यानी त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम किसके होगा, त्रिभुज डीईएफ के हो जाएगा। फिर आइए अगला देखते हैं, अगला क्या था, अगला था एएसए। इसमें एंगल साइड एंगल, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, साइड ये इसके बराबर हो गए, और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम किसके हो जाएगा, त्रिभुज डीईएफ के हो जाएगा। अब आइए अगला देखते हैं, तो अगला था एंगल एंगल और साइड, यानी एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, फिर ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, फिर अगला है साइड, यानी ये साइड इस साइड के बराबर हो गई। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम किसके हो जाएगा, त्रिभुज डीईएफ के हो जाएगा। फिर अगला ये देखते हैं, तो अगला क्या है, आरएचएस है, यानी त्रिभुज क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए, कोई दो भुजा क्या हो, बराबर हो, कोई भी दो भुजा क्या हो, बराबर हो, त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो त्रिभुज क्या है, इस त्रिभुज का ये दोनों कोण क्या है, समकोण है, और ये भुजा इस भुजा के बराबर और ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम, यानी त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम किसके हो जाएगा, त्रिभुज डीईएफ के हो जाएगा। तो अगर सर्वांग समता की बात की जाए तो केवल 5 सर्वांग समता होती, कोई छठी सर्वांग समता नहीं होती है। तो सर्वांग समता को आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा, आपको समझ में भी आया होगा, इसीलिए हम दोबारा उसका रिवीजन भी करा दिए हैं। आपको कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे जिसकी परीक्षा तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, यूपीपी हो, सुपरटेट हो, या फिर केवीएस हो, डीएसएसबी हो, मतलब कोई भी परीक्षा आप देने जा रहे हो, त्रिभुजों की सर्वांग समता से एक प्रश्न आपका बनेगा ही जरूर। और अगर आज आपने अच्छे से पढ़ लिया तो दोबारा आपको सर्वांग समता पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि सर्वांग समता बहुत आसान है। देखने में जितना कठिन लगता है उतना ही अगर आप पढ़े हो, अच्छे से ध्यान से पढ़े हो, तो बिल्कुल बहुत आसान है। कभी भी एक भी नंबर आपका गलत नहीं होने वाला है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे वृत्त, और वृत्त का पूरा हम पहले बेसिक लेके आएंगे। वृत्त का बेसिक खत्म होने के बाद एक एक करके हम ज्योमेट्री के सभी चैप्टर्स को कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि 50 से लगभग 60 बच्चों ने पर्सनल एसएमएस किया है कि सर पहले ज्योमेट्री पूरा कंप्लीट करा दीजिए। तो आप लोगों के ही अनुसार हम चल रहे हैं, ज्योमेट्री क्या करेंगे, पूरी कंप्लीट कर देंगे, जिससे आप सभी की क्या प्रिपरेशन खूब अच्छी हो सके। अगले वीडियो में आपको ज्योमेट्री का वृत्त का पोर्शन पढ़ाया जाएगा, उसके बाद फिर ज्योमेट्री पूरी कंप्लीट की जाएगी। उसके बाद आप सभी कमेंट करिएगा कि कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हो। कुछ बच्चे ने कमेंट किया है कि सर हमको सीआई एसआई पढ़ा दिया, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा दीजिए। तो आप सभी बताना कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, वही चैप्टर आपको अच्छे से सरल तरीके से ट्रिक के साथ बताया जाएगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।